हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। आज है 12 जून और स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट होगा हमारे अलग अलग एग्जाम्स के लिए, जैसे कि बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस और बाकी सारे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है एक इम्पॉर्टेंट डे से रिलेटेड। जी हाँ, आज ही के दिन आता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया था? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि चाहती है कि भाई चाइल्ड लेबर ख़त्म होना चाहिए। वर्ल्ड का फोकस लाना चाहती है ये चाइल्ड लेबर पे, ताकि उसके अगेंस्ट जो है एक्शन लिया जा सके। ठीक है, थीम क्या रही? लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर्स। सिर्फ कमिटमेंट नहीं करनी है, उस पर एक्ट भी करना है और चाइल्ड लेबर को ख़त्म करना है। तो चाइल्ड लेबर क्यों ख़त्म करना है? क्योंकि कितना काम करेंगे, वो बच्चे पढ़ते भी हैं, उन्हें अपना फ्यूचर पे देखना है, और बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनसे कोई काम कराया जाता है क्या? उनकी तो 12 बज जाएगी, है कि नहीं? तो 12 बज जाएगी, 12 और 12 बज जाएगी, और इतना जब वो मेहनत करेंगे तो और रेस्ट का टाइम नहीं मिलेगा, तो जुए भी पड़ जाएंगे सर में। जुए से जून आ जाएगा, तो 12 जून को आता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। आई नो बहुत सिली है, लेकिन याद करने में बहुत मदद मिल जाएगी, ट्रस्ट मी। और थीम जो रही, तो देखो, हम बच्चों को कहते रहते हैं ना कि सिर्फ कमिटमेंट मत करो, उस पर एक्ट भी करो, एक्ट भी करो। तो कहीं ना कहीं हम ही अपनी कमिटमेंट पे एक्ट नहीं करते हैं और बच्चों से काम कराते रहते हैं। नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। हमें थीम भी याद हो गई, डे भी याद हो गया, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो लेबर से आ ही जाएगी। ठीक है, सिंपल है। बढ़ते हैं आगे। अब एक नया डे रिकॉग्नाइज किया गया है 11 जून के दिन। इसे माना जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, ये बोला है यूनाइटेड नेशंस ने। पहली बार इसे कल ही ऑब्जर्व किया गया, एंड इट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन एफर्ट्स टू प्रिजर्व, प्रमोट, प्रायोरिटाइज प्लेइंग। बेसिकली इस डे को रिकॉग्नाइज करके ये बताना चाहते हैं कि खेलना कूदना कितना ज़्यादा ज़रूरी है सभी के लिए, और स्पेशली बच्चों के लिए। हालांकि सभी एज के लिए खुद प्ले, तो देखो ऐसा नहीं है सिर्फ बच्चे खेलते हैं, बड़ों को भी खेलने चाहिए, लेकिन स्पेशली बच्चों को जो है उन पर फोकस देना है कि भाई खेलो कूदो भी सही, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज प्ले मेक्स द बेटर वर्ल्ड, प्ले मेक्स द बेटर वर्ल्ड। हम खेलते हैं, हमारा दिमाग एक्टिव होता है, खुश होता है, एक फेयर कंपटीशन डेवलप करता है अमंग स्टूडेंट्स या अमंग प्लेयर्स। हमारा ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होता है जब हम खेलते कूदते हैं। इट मेक्स अ बेटर वर्ल्ड, ये हमें याद रखना है। ठीक है, जो हम चाइल्ड लेबर ख़त्म करने की बात कर रहे थे, वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, उसके जस्ट एक दिन पहले हम कह रहे हैं कि बच्चों को खिलाओ, बहुत खिलाओ, ताकि अगले दिन चाइल्ड लेबर पर नहीं जाएंगे वो। ठीक है, 11 जून वैसे याद रह जाएगा आपको। ठीक है, सिंपल है। बढ़ते हैं अब आगे। अब आती है IPEF, क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम। बेसिकली सिंगापुर में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी की एक इन्वेस्टर फोरम हुई, जहाँ पे बेसिकली जो भी सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो भी क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके लिए कैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह रेस करना है। उसके लिए ये फोरम ऑर्गेनाइज की गई, और उसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। इंडिया की तरफ से गए सेक्रेटरी किसके? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के, जो कि हैं सुनील बार्थवाल जी। इनके अंडर ये डेलीगेशन गया था, और हमने पूरा बताया कि इंडिया में कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है इन क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स या फिर सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स, और वहाँ आके आप इन्वेस्ट कीजिए, ऐसा हमने इन्वेस्टर्स को बोला। तो ये पूरी बात हुई सिंगापुर में। ठीक है, याद कैसे रखना है? तो देखो, आपको याद होगा, हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा कोई इन्वेस्ट करता है, तो वो कौन है? सिंगापुर है। ठीक है, तो सिंगापुर में ही इन्वेस्टर फोरम हो रही है, ऐसा कुछ देख सकते हो। और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात है तो कॉमर्स के ही सेक्रेटरी जाएंगे सुनील बार्थवाल जी। ठीक है, सिंपल है ना। बढ़ते हैं अब आगे। इंडियन एनालिटिकल कांग्रेस, क्या एनालाइज करेंगे भाई इसमें हम बेसिकली थर्ड इंडियन एनालिटिकल कांग्रेस है, जो कि देहरादून में हुई। और किसने ऑर्गेनाइज़ की? CSIR IIP ने, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, किसके साथ? इंडियन सोसाइटी ऑफ एनालिटिकल साइंटिस्ट्स। इसमें बात की गई भाई साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है या क्या रोल हो सकता है टुवर्ड्स ग्रीन ट्रांजिशन। जो हम बात कर रहे हैं कि हमें ग्रीन सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ना है,
तो उसमें क्या साइंस और टेक्नोलॉजी का रोल हो सकता है, इसी पे पूरा एनालाइज हुआ। ठीक है, क्योंकि अगर ये एनालाइज नहीं करेंगे तो अपना पूरा क्लाइमेट जो है ढह जाएगा से देहरादून ऐसा याद रख सकते हैं। और साइंस के रोल की बात हो रही है तो CSIR तो आएगा ही आएगा, और एनालिसिस की बात हो रही तो एनालिटिकल साइंटिस्ट आएंगे। ऐसा करके कुछ इमेजिन करोगे तो याद फटाफट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं जिमेक्स पे। जिमेक्स क्या है, तो ये जापान और इंडिया के बीच एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है। कहाँ पे हो रही है, योकोसुका जापान में। ठीक है, जिसमें कि दोनों कंट्रीज़ मिलेंगी, वॉर फाइटिंग स्किल्स जो है अपने होन करेंगे, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ेगी, साथ में कैसे काम करते हैं वो सब सीखेंगे। सो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। और इंडिया की तरफ से गया इंडिजिनस स्टेल्थ फ्रिगेट INS शिवालिक, इंडियन नेवल शिप शिवालिक पार्टिसिपेट कर रहा है हमारे यहाँ से। सो कैसे याद रखना है, देखो ऐसा इमेजिन कर लेना, कोई जिम है, जिम होती है ना, जिम जहाँ पे हम बॉडी बिल्डिंग वगैरह या अपने आप को फिट रखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे कोई गाना चल रहा है योग को सुखा करके। तो ऐसे आपको याद हो सकता है कि योग को सुखा पे ये वाली जिमेक्स हो रही है। ठीक है, आना थोड़ा सिली है बट याद करने में हेल्प मिलेगा। सिंपल है। बढ़ते हैं अब आगे। प्रेरणा स्थल, किसको प्रेरणा देना चाह रहे हैं हम, बेसिकली जो लोकसभा है वहाँ का जो सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पे बड़े बड़े जो हमारे ग्रेट लीडर्स रहे हैं या फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं हमारे भारत के, उनके स्टैचूज़ लगाए जाएंगे ताकि उनसे इंस्पिरेशन ले सकें, उनसे प्रेरणा ले सकें। ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं लोकसभा में कितने बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेरणा की बहुत ज़रूरत है, और इसीलिए वहीं पे प्रेरणा स्थल मनाया जाएगा। और प्रेरणा किससे ले सकते हैं भाई, सबसे जो बहुत ही दिग्गज लोग हैं वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स या ग्रेट लीडर्स ही होते हैं, तो उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। इसलिए लोकसभा सेक्रेटेरिएट हैज़ डेवलप्ड इट। ठीक है, सिंपल। बढ़ते हैं हाई सीज ट्रीटी की तरफ। अब ये क्या ट्रीटी है, तो बेसिकली देखो, कोई भी हमारा जो कोस्ट लाइन होती है किसी भी नेशन की, जैसे कि इंडिया की ही मान लो, तो जैसे कि ये कोस्ट लाइन है और इसके जो साइड में होता है, ये इधर पानी होता है, इधर पानी होता है, और इसमें बेसिकली जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है, 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, वहाँ तक तो हमारा क्या था, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि हर देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है। जैसे कि इंडिया के कोस्ट लाइन के पास इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, और वहाँ पे इंडिया को पूरी आज़ादी होती है अपने हिसाब से, मतलब इंडिया के राइट्स होते हैं बेसिकली उस वाले एरिया पे। लेकिन उसके जो बियॉन्ड वाला एरिया होता है ना, उसके बियॉन्ड वाला एरिया, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे किसी का भी जुरिस्डिक्शन नहीं होता, ये बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन हो जाता है। तो ये वाला जो एरिया है वो प्रॉपरली रेगुलेटेड नहीं है, बहुत कम रेगुलेटेड है। बेसिकली हमारा एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, तो उसमें बहुत कम ही परसेंटेज जो है प्रोटेक्टेड है उसमें। तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा एरिया हो जाता है, वहाँ पे काफ़ी सारी हमारी बायोडाइवर्सिटी है और बहुत बड़ा एरिया है ओशन का, तो उसे प्रोटेक्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। वहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, मिनरल एक्सप्लोरेशन और बहुत सारी जो गलत चीज़ें हैं वो होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये ट्रीटी है। ठीक है, तो ट्रीटी के लिए हालांकि 2023 में ही बोला गया था कि सारे नेशंस को कि आखिर आप रेटिफाई कर सकते हैं ताकि इसे लॉ की तरह बनाया जा सके। जब ज़्यादा कंट्रीज़ रेटिफाई करती हैं, यानी कि अपनी सहमति बताती हैं कि हाँ हम रेडी हैं इस कानून को फॉलो करने के लिए, तभी वो इन्फोर्स हो पाती है। तो अभी वो नहीं हुआ यहाँ पे, इसलिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है उन्होंने अर्ज किया कंट्रीज़ को कि भाई एफर्ट्स लो ताकि इस ट्रीटी को जो है ऑपरेशन कर सकें। एंड दे आर आउटसाइड नेशनल जुरिस्डिक्शन, ये मैंने बता दिया, कॉन्स्टिट्यूट ह्यूज चंक ऑफ नेशंस एंड वाइड बायोडाइवर्सिटी, लेकिन लेस देन 2% ही प्रोटेक्टेड है बाय लॉ। इसको एक और नाम क्या बोलते हैं इस ट्रीटी को, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि क्यों, क्योंकि जो भी मैंने समझा है दैट इट इज़ बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, इसलिए इसको वैसे बोला जाता है। अभी तक 90 कंट्रीज साइन कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ साइन किया है, रेटिफाई नहीं किया है। साइन तो ये होता है कि मतलब नेशंस ने हाँ भाई जो भी हमारी तरफ से गया था उन्होंने सहमति जता दी कि भाई हम भी इसका जो है हिस्सा बनेंगे बाद में। लेकिन जब अपने कंट्री में जाके जब वहाँ पे जो प्रॉपर पार्लियामेंट वगैरह जो होती है वो उसे एक्सेप्ट करती है कि हाँ भाई ये हमारे देश में भी लागू होगा,
उसको कहते हैं रेटिफिकेशन। तो वो सिर्फ 7 कंट्रीज़ में ही हुआ है, और वो इंटरनेशनल लॉ तब बनेगा जब 60 कंट्रीज जो हैं उसे रेटिफाई करेंगी, जो कि नहीं किया है। तो ये दिक्कत है बस। इंडिया ने भी अभी साइन और रेटिफाई नहीं किया है, और ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी होगी जब इसे रेटिफाई कर लेते हैं। तो हाई सीज को क्या क्या थ्रेट है, तो बहुत सारे हैं, जैसे कि ओवर फिशिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन, डीप सी माइनिंग, इस तरह से, जिससे हमें इसे प्रोटेक्ट करना है। सिंपल सा था। अब बढ़ते हैं पीएम किसान की तरफ। ये क्या है? ये एक स्कीम है, किसान सम्मान निधि करके, शॉर्ट फॉर्म में किसान बोल देते हैं, जिसमें किसानों को कुछ पैसा दिया जाता है उनके एज एन इनकम सपोर्ट, ताकि वो अपने घर के छोटे मोटे खर्चे चला सकें और एग्रीकल्चरल इनपुट्स वगैरह आसानी से खरीद सकें। सो उसकी 17वीं इंस्टॉलमेंट दी मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही वापस, और 20,000 करोड़ अराउंड रिलीज़ हुए हैं, जो कि 9.3 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा। और इनका पहला डिसीजन है आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पूरा पैसा जो है केंद्र सरकार देती है, और इनकम असिस्टेंस जाती है सभी लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज़ को, ताकि उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो हैं ऑगमेंट हो सकें फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी इनपुट्स एंड रेजिडेंशियल नेसेसिटीज़। इनकम सपोर्ट 6,000 का मिलता है हर साल, 2-2 हज़ार की 3 किश्तों में पैसा दिया जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट और यूटी की जिम्मेदारी होती है कि वो एलिजिबल फार्मर्स को आइडेंटिफाई करें, और पैसा देती है केंद्र सरकार। ठीक है, सिंपल है, इसमें तो ऐसा कुछ याद कराने का है नहीं। साथ ही में इसमें फ़ंड जो है डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बेनिफिशियरीज़ के। इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी होगी, तो ऑफकोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर। हम यहाँ पे फार्मर्स के वेलफेयर की ही बात कर रहे हैं। और ये स्कीम लाई गई थी ताकि भाई मनी लेंडर्स वगैरह से पैसा नहीं लेना पड़े किसान को, क्योंकि उनकी बहुत एक्सप्लॉइटेटिव टेंडेंसीज़ होती हैं, उनसे बहुत गलत तरीके से पैसा वसूलते हैं, उनको बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर्स को। तो वो ना हो, इसलिए ये वाली स्कीम लाई गई थी, ताकि सस्टेनेबल तरीके से वो अपनी फार्मिंग को कंटिन्यू कर पाएँ और एक अच्छा सा डिसेंट सा जीवन व्यतीत कर पाएँ। ठीक है, सिंपल है। एंड इतना था आज के सेशन में। आई होप इट हेल्प्ड यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।